हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम 11 जुलाई या 11 जुलाई का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर दें। ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें और शेयर करें। तो आज हम 11 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आप मेरे एफबी पेज ट्रिकी हिंदी साहित्य विनोद को फॉलो कर दें। इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें और मेरा ये गूगल वेबसाइट है www.trickyhindi.com। यहाँ पर आप जाकर के सब्सक्राइब कर दें, प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ मैं आर्टिकल डालता हूँ जो कि आपकी जानकारी की दृष्टि से बहुत ही अच्छा आर्टिकल वहाँ रहता है। तो आज हम देखते हैं 11 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला जो है, दलाई लामा के जीवन पर लिखी किताब 2020 में होगी रिलीज। देख लेते हैं थोड़ा डिटेल। दलाई लामा के जीवन पर लिखी गई हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलुस्ट्रेटेड बायोग्राफी शीर्षक पुस्तक का विमोचन 2020 में किया जाएगा। इस पुस्तक को रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक दलाई लामा के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक माने जाने वाले और 40 से अधिक वर्षों तक सलाहकार रहे लेखक तेनजिन गे टेथांग द्वारा लिखी गई है। यह बायोग्राफी 14वें दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो की यादगार यात्रा का वृतांत है। इस बायोग्राफी के बारे में थोड़ा जानकारी है। इस पुस्तक में लगभग 400 अनदेखी तस्वीरें और अप्रकाशित दस्तावेज, अभिलेखी सामग्री के साथ साथ उनके करीबियों की यादें भी शामिल हैं, ताकि उनके निर्वासन, उनके सहानुभूत ढंग और समग्र जन्मभूमि तिब्बत के साथ मौजूदा विवादित रिश्ते को चित्रित किया जा सके। इस पुस्तक में उनके मार्च 1959 में भारत आने के लिए मजबूर होने से पहले के इतिहास के महत्वपूर्ण हिस्से की झलक दिखाई पड़ती है। 14वें दलाई लामा के बारे में बताया जाए तो दलाई लामा वो जो अब हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं 23 साल की उम्र में तिब्बत से भागकर भारत आ गए थे। उन्हें वर्ष 1989 में शांति और अहिंसा और स्वतंत्रता पर उनकी शिक्षाओं के लिए प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके, दूसरा जो है आज का, फ्लिपकार्ट ने कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ समझौता किया। देखते हैं वो क्या है पूरा डिटेल। फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक की कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME और खनन विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन MOU के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह MOU फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से और कर्नाटक के स्थानीय व्यापार को बढ़ाने के लिए बाजार पहुंच प्रदान करेगा। यह MOU कर्नाटक हथकरघा विकास निगम की कावेरी और प्रियदर्शनी हथकरघा जैसे ब्रांडों फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम के साथ जोड़ेगा। यह ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग और वित्तीय प्रबंधन के कौशल के माध्यम से MSME को लाभान्वित करेगा और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का प्रदर्शन करेगा जिन्हें स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाया जाता है। साथ ही यह पूरे देश में उपभोक्ताओं को स्थानीय हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देगा। उपयुक्त समाचारों में आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य कुछ हैं, इनमें आप देख लीजिए। फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अर्थात CEO कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। मुख्य परिचालन अधिकारी COU श्रीराम वेंकटरमन हैं।
प्रधान कार्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है और कर्नाटक की इस समय मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई रुदाभाई बाला। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। ओके, अब देखते हैं तीसरा, भारतीय बटालियन ने जीता यूनिफिल का पर्यावरण पुरस्कार। देखते हैं इसका डिटेल। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यूनिफिल के साथ तैनात की गई भारतीय बटालियन इनडबैट ने एक परियोजना के लिए पर्यावरण पुरस्कार जीता है, जिसका उद्देश्य अपशिष्ट उत्पादन को कम करना, प्लास्टिक का पुनः उपयोग करना, ग्रीन हाउस का उत्सर्जन और खाद के गड्ढे का निर्माण करना। दूसरे स्थान का पुरस्कार वेस्ट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सेंटर IMC के लिए मिशन सेक्टर वेस्ट हेडक्वार्टर सेंटर को खाद्य अपशिष्ट और आयरिश पुलिस बटालियन द्वारा मेजबान समुदायों को पर्यावरणीय जोखिम कम करके समर्थन देने के लिए अपनी परियोजना के लिए साझा किया गया था। यूनिफिल का वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार मिशन के संचालन के क्षेत्र में भीतरी पर्यावरण उपलब्धियों को पहचानने के लिए 4 दिसंबर 1919 को यूनिफिल द्वारा वार्षिक पुरस्कार शुरू किया गया था। यूनिफिल मिशन लीडरशिप इस समय है मेजर जनरल स्टेफानो डेल कोल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, चौथा है, बोइंग ने वायुसेना को अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों का डिलीवरी की पूरी। बोइंग इंडिया ने भारतीय वायुसेना IAF को हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर आखिरी बचे 5 AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी कर दी है। इसके साथ ही बोइंग ने भारतीय AIF को सभी 22 नए AH-64E अपाचे की डिलीवरी पूरी कर ली है। अपाचे हेलीकॉप्टरों की तैनाती लद्दाख में चीन के साथ चल रहे विवाद के चलते लेह एयरबेस में सैन्य स्थिति मजबूत करने के लिए की गई है। इसके अलावा बोइंग ने 15 CA-47F-1 चिनूक के भारी भरकम हेलीकॉप्टरों को भी भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है। भारत और अमेरिका के बीच समझौता। वायुसेना को सितंबर 2019 में अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप मिली थी, जिन्हें पंजाब के पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन बेस पर तैनात किया गया था। भारत ने सितंबर 2015 में अमेरिकी सरकार के विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम के जरिए बोइंग से 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों और 15 चिनूक हेलीकॉप्टरों खरीदने के लिए $3 अरब का अनुबंध किया था। अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों की असेंबलिंग यूनिट हैदराबाद स्थित बोइंग का संयुक्त उपक्रम टाटा बोइंग एयरोस्पेस लिमिटेड अमेरिकी सेना और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों दोनों के लिए AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टरों के लिए एयरो संरचनाओं का निर्माण कर रहा है। भारत में बोइंग के आपूर्तिकर्ता चिनूक के लिए जरूरी सिस्टम और पुर्जों का निर्माण कर रहे हैं, जिससे टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स द्वारा क्राइम और टेलकॉम असेंबली और डायनोमेटिक टेक्नोलॉजी जीज द्वारा रैप और आफ्टर पायलोन शामिल है। इससे संबंधित कुछ और तथ्य हैं। बोइंग का मुख्यालय शिकागो अमेरिका में है। बोइंग की स्थापना 15 जुलाई 1916 को की गई थी। अब देखते हैं बोइंग के अध्यक्ष कौन है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेविड एल कैलहाउन। नेक्स्ट है पांचवा, इसरो करेगा ब्राजील के एमाजोनिया फर्स्ट उपग्रह का लॉन्च। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ब्राजील के एमाजोनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। इस उपग्रह को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV पर अगस्त 2020 तक मुख्य पेलोड के रूप में लोड किया जाएगा। इस उपग्रह का स्थानीय रूप से ब्राजील में डिजाइन और परीक्षण किया गया है। यह पृथ्वी अवलोकन वाला पहला उपग्रह होगा।
एमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह के बारे में थोड़ा जानते हैं। PSLV द्वारा लॉन्च किया जाने वाला एमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह अमेजन के वनों की कटाई की निगरानी और अवलोकन करने में मददगार साबित होगा। हाल ही की अमेजन क्षेत्र में लगी आग के बाद अब इस उपग्रह की भूमिका देशों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा ब्राज़ील के उपग्रह द्वारा भेजे गए तस्वीरों से वनस्पति और कृषि क्षेत्रों में भी मदद मिलने की उम्मीद है। भारत और ब्राज़ील के बीच अंतरिक्ष सहयोग। भारत और ब्राज़ील ने साल 2014 में 6वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS सीरीज के जरिए डेटा प्राप्त करने के लिए ब्राज़ील के एक पृथ्वी स्टेशन की स्थापना के लिए सहमत समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उपयुक्त कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसरो के निदेशक हैं K शिवन। मुख्यालय है इसका बेंगलुरु में, स्थापित हुई थी 1969 में। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? ब्राज़ीलियन रियल। ओके। अब छठवां जो है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाई जाती है। इससे संबंधित कुछ तथ्य। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व स्तर पर बर्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यह दिन बढ़ती जनसंख्या और लैंगिक समानता, परिवार नियोजन के महत्व, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य, मानव अधिकार आदि जैसे मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 2020 का विषय रहा पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल, ये उसका विषय रहा। ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। विश्व जनसंख्या इतिहास क्या है विश्व जनसंख्या दिवस का। विश्व जनसंख्या दिवस को मनाने की शुरुआत साल 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा की गई थी। उस समय विश्व की जनसंख्या लगभग 500 करोड़ थी। ओके। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1990 में अपनाए गए 45 सही 216 प्रस्ताव के बाद विश्व जनसंख्या दिवस को मनाए जाने का निर्णय लिया गया, जो पर्यावरण और विकास के लिए अपने संबंधों की तरह आबादी के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। इस दिन को पहली बार 11 जुलाई 1990 को 90 से अधिक देशों में चिन्हित किया गया था। तब से कई यूनिफा देश के कार्यालयों और अन्य संगठनों और संस्थानों के सरकारों और नागरिक समाज के साथ साझेदारी में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। थोड़ी और इसके बारे में तथ्य है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष मुख्यालय क्या है? न्यूयॉर्क में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के कार्यकारी निदेशक नतालिया कनेम। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना 1969 में हुई थी। अब देखते हैं सातवां जो है मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम बनाए गए हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष। मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम को हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान लेंगे। यह फैसला मोहम्मद मुश्ताक अहमद के 7 जुलाई को हॉकी इंडिया को मिले इस्तीफा के बाद किया गया है, जिसमें उन्होंने इस्तीफे की बजाय निजी और पारिवारिक कारण को बताया था। निंगोमबाम मणिपुर हॉकी से जुड़े हुए हैं और उन्होंने ज़मीनी स्तर पर अपने काम से संघ को काफ़ी प्रभावित किया है। उन्होंने मणिपुर में डेली इवनिंग मिरर के संपादक के रूप में भी काम किया है। इसके अलावा उन्होंने 2009 से 2014 के बीच मणिपुर हॉकी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया है। अब देख लेते हैं हॉकी इंडिया की स्थापना हुई थी 20 मई 2009 की और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट 8वां जो है
इंडियन पेंडेमिक रिस्क पूल बनाने के लिए कार्य समूह का किया गठन। IRDAI इरदाई ने इंडियन पेंडेमिक रिस्क पूल बनाने के लिए कार्य समूह का किया गठन। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI द्वारा इंडियन पेंडेमिक रिस्क पूल भारतीय महामारी जोखिम पूल बनाने के बारे में शोध करने और सिफारिशें देने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया गया है। इस पैनल को महामारी जोखिम पूल की मदद से कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विभिन्न जोखिमों को संबोधित करने की संभावना की तलाशने का काम सौंपा गया है। इन जोखिमों में समवर्ती सामग्री के नुकसान के बिना व्यावसायिक व्यवधान नुकसान, रोजगार के नुकसान से सरकार, बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं की क्षमता से बहुत अधिक नुकसान शामिल है। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक सुरेश माथुर इस 9 सदस्यीय कार्य समूह के अध्यक्ष होंगे। समूह के सदस्य हैं सुचिता गुप्ता, हितेश कोटर, अंकुर निझावन, सुशीलेंद्र राव, शिल्पा यादव, MN मुंशी, अजय कुमार और सवा तालुकदार। 9वां जो है आज का वर्चुअली होगी भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की 15वीं बैठक। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की 15वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की जाएगी। इस शिखर सम्मेलन में भारत यूरोपीय संघ के सहयोग पर विचार विमर्श किया जाएगा, जिसमें राजनीतिक और सुरक्षा संबंध, व्यापार और निवेश और आर्थिक सहयोग जैसे विभिन्न पहलू हैं। साथ ही दोनों पक्षों के बीच कोविड-19 महामारी और समकालीन वैश्विक विषयों के घटनाक्रम पर भी चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेन लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल वर्चुअली आयोजित होने वाले भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की 15वीं बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। 10वां जो है आज का, कौशल मंत्रालय ने AI आधारित असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म किया लॉन्च। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयड मैपिंग असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है। इस मंच का उद्देश्य रोजगार क्षेत्रों में कुशल कार्यबल की मांग आपूर्ति के अंतर को कम करना और समूचा प्रवाह में सुधार करना, क्षेत्रों और स्थानीय उद्योगों की मांगों के आधार पर श्रमिकों का विवरण पोर्टल द्वारा पर डाला जाएगा। असीम पोर्टल स्थायी आजीविका के अवसरों को तलाशने में कुशल लोगों की सहायता करेगा। यह उद्योग संबंधी कौशल प्राप्त करने और विशेष रूप से कोविड महामारी के पश्चात के समय में उभरते रोजगार के अवसरों का पता लगाने में कुशल कर्मचारियों की मदद करेगा। यह मंच नियोक्ताओं को कुशल कार्यबल की उपलब्धता की जांच करेगा और उनकी भर्ती योजनाओं को तैयार करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। असीम को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC ने बेंगलुरु स्थित कंपनी बेटर प्लेस के साथ मिलकर विकसित किया है। असीम को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC ने बेंगलुरु स्थित बेटर प्लेस के साथ मिलकर विकसित किया है। इस मंच का प्रबंध राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे इस समय। तो दोस्तों ये रहे आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आने वाले समय में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगे उनमें पूछे जाने की इनके चांस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। यदि आप सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक करें,
कमेंट्स करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।